नमस्कार, 7 बजे तक की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और रूस ने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की। रूस के मुताबिक ड्रोन के जरिए क्रेमलिन में राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश हुई। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 2 ड्रोन्स के हमले को नाकाम कर नष्ट कर दिया गया। हमले में न तो पुतिन को और न ही बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन ने इस हमले को एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक माना। वहीं यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को खारिज किया है, इनकार किया है। यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन का इस ड्रोन हमले से कोई लेना देना नहीं है। क्रेमलिन ने कहा है कल रात को यूक्रेनियन आर्म ड्रोन्स अटैक किए थे क्रेमलिन, और लेकिन रशियन एयर डिफेंस आर्टिलरी उनको रोक दिए हैं और वो 2 ड्रोन डाउन हो गया, कोई डैमेज नहीं हुआ। रशिया कहा है ये डायरेक्ट अटैक ऑन प्रेसिडेंट पुतिन है और इसके बाद हम भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन रशिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंशियल पैलेस अटैक कर सकते हैं कीव में, और मिसाइल अटैक कर सकते हैं मान लीजिए कीव में, खारकोव में, और भी ग्राउंड में कुछ कर सकते हैं। यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है, उसके पहले कोई स्पॉइलिंग अटैक कर सकते हैं। तो बहुत कुछ रशिया कर सकते हैं। रशिया कह रहा है हम कुछ करेंगे, हम दिखा देंगे यूक्रेन के, लेकिन क्या करेंगे अभी देखने पड़ेगा क्या इवेंचुअली रशिया करे। और इधर लंबे समय से मुश्किल झेल रही गो फर्स्ट ने आखिरकार इंसॉल्वेंसी के लिए अर्जी दे दी। लेकिन इंसॉल्वेंसी की अर्जी से ज्यादा दिलचस्प यह है कि कंपनी के सीईओ ने बयान देकर कहा है कि इंसॉल्वेंसी से एयरलाइंस को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। उनका एयरलाइन कारोबार से निकलने का इरादा नहीं है। वहीं 4 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की अर्जी पर सुनवाई करेगा। कैश की तंगी से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट के यात्री परेशान हो रहे हैं। एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट सस्पेंड की है। उनके पास फ्यूल भरने का भी पैसा नहीं है। वहीं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की मदद कर रही है और स्टेक होल्डर से भी बातचीत हो रही है। हम ये पूरा एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर NCLT में इसका एडमिशन हो जाए तो मॉरेटोरियम जो एप्लीकेशंस है वो हमको मिले, और उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक प्रोसेस होता है उसमें अपॉइंट हो जाए। हमने ऑलरेडी हमारे तरफ से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रिकमेंडेशन किया है, जिसको काफ़ी एविएशन का नॉलेज है, तो उसको लर्निंग कर्व भी कम रहेगा। तो हमारे हिसाब से अगर ये एडमिट जल्दी हो जाता है तो 15 मई में भी तक भी हमारे पास एबिलिटी, शायद पॉसिबिलिटी है कि हम चालू कर सके। लेकिन इसका पूरा कैलेंडर जो है, टाइम टेबल है, वो सभी NCLT के प्रोसेस के हिसाब से नक्की होगा, और मैं तभी आपको बता पाऊंगा कि वंस ये एप्लीकेशन जब एडमिट हो जाता है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है, वो तुरंत ही होता है, उसी टाइम होता है, तो उसके साथ साथ हम रिवाइवल का भी डिस्कशन साथ कर सकते हैं। बढ़ते आगे, गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्या स्थिति रही, आपको दिखाते हैं। मैं स्वीडिश से आया, उम्रा करके आया, तो 4 बजे से आया इधर। 4 बजे तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इधर। तो मैं बोला मेरा फ्लाइट कहाँ है, तो आपको फ्लाइट तो कैंसिल हो गया। तो घर वालों को फ़ोन कर रहा है, अभी तो आया नहीं, तो वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। लगेज भी बहुत साथ है, क्या करें इस लगेज में, क्या करेंगे, पैसे भी है नहीं जेब में। यहाँ आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट ही कैंसिल है 3 दिन के लिए। वैसे तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं था पहले से। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सीधे बोल रहे हैं न्यूज़ में आया, और न्यूज़ हमने भाई देखा ही नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर आए तो सीधा आपको बोल दिया गया कि कैंसिल है? हाँ, कैंसिल है कि फ़्लाइट 3 दिन के लिए वो भी कैंसिल है।
जो कि हम लोग को किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं। I am from Georgia and I fly to Abu Dhabi to Delhi and go first is late 3 hours and I lost 3 tickets, next 3 tickets and they don't buy to me. Okay. Yes, there is his fault. They told me it's not his fault. He's manager. He's not left now, and I don't know what I do. और इधर मार्केट में 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखी गई। निफ्टी 18,100 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट अदानी एंटरप्राइजेज और ओएनजीसी में दिखी। सेंसेक्स 161 अंक गिरकर 61,200 के पास बंद हुआ। ऐसा ही कुछ हाल निफ्टी बैंक का रहा। निफ्टी बैंक 39 अंक गिरकर 43,300 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में दबाव दिखा। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, कल के लिए क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं, पूरा एनालिसिस दे रहे हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद। देखिए, आज मार्केट्स खुले दबाव के साथ जरूर थे। निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही ग्लोबल हैंगओवर था क्योंकि वहां पर कल एक यूएस मार्केट्स में सेशन वीक था, लेकिन स्मार्ट रिकवरी कहना चाहिए। बैंक इंडेक्स में बैंकिंग स्टॉक्स लगभग 250 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हुए हैं और इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो हरे निशान में भी टच हो चुके थे लास्ट आवर में। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे हाई डेली बना रहे हैं। कल भी आप बात करें और आज भी बात करें। आज सेक्टर वाइज बात करें तो एफएमसीजी ने अपना इंट्राडे हाई बनाया। कुछ स्पेसेस से जो कैटेगोरिकली जिनमें ट्रेड सुबह से ही दिख रहा था, पहला क्रूड डेरिवेटिव्स का, क्योंकि क्रूड $75 के पास फिसला। जितने भी एशियन पेंट स्टॉक्स थे, लुब्रिकेंट स्टॉक्स थे, ओएमसीज थे, ये फर्स्ट हाफ में अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे ओएनजीसी कल वो हाई पे थे, उन पर थोड़ा सा लास्ट आवर में आपको दबाव देखने को मिला। दूसरा जो स्पेस क्लियर ट्रेड था वो आज कंजम्पशन का ट्रेड दिखा। आप लार्ज कैप्स चाहे ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे बात करें, मिड कैप से डाबर, मैरिको जैसे, डाबर के तो क्या नंबर्स भी आने हैं। इंट्राडे हाई पर आपको एफएमसीजी सेक्टर भी आज दिखाई दिया। ये क्लियरली कंजम्पशन का, टाटा कंज्यूमर हो, टू सम एक्सटेंट आईटीसी हो, यहाँ पर आपको क्लियरली ट्रेड आज दिखाई दिया, पॉजिटिव मोमेंटम था। और तीसरा स्पेस जो था वो पीएससी स्पेस था, यानी सरकारी स्पेस, चाहे वो एचएएल जैसी कंपनी हो, बीएचईएल जैसी कंपनी हो, या फिर आपके पास इंफ्रा की कंपनियां हो, सरकारी कंपनियां हो, या फिर पावर ग्रिड जैसे एनटीपीसी जैसी कंपनीज हो। सो ये कुछ बड़ी पॉकेट्स थी। आप गेनर्स की बात करें तो पहले तो कंजम्पशन में एफएमसीजी के स्टॉक्स थे, एचयूएल में मूव थी, टॉप गेनर में एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक थे, अल्ट्राटेक सीमेंट में नंबर्स के बाद जो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ था फिर वो रिवर्स हुआ और आप अपोलो हॉस्पिटल में भी आज पॉजिटिव मूव के साथ जा रहे हैं। अडानी स्टॉक पे एक इनफैक्ट हिडनबर्ग केस से जुड़े हुए पीआईएल पर एक अपडेट आया जिसका हैंगओवर आपको अडानी स्टॉक्स पे दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, वहाँ पर आपको डाउनसाइड मूव दिखी। और दूसरे जो गिरने वाले स्टॉक्स है, यूपीएल अच्छा खासा कई दिनों से चल रहा है, वहाँ थोड़े प्रॉफिट बुक हुए। मिड कैप गेनर्स में आपको टायर स्टॉक्स में एमआरएफ जैसे काउंटर्स दिखे, लॉरस लैब जैसे काउंटर दिखे, और बीएचईएल की तो हमने बात की ही, बीएचईएल में भी लगभग 7% की मूव दिखाई दी। ईआईएल में आपको 12-13% की मूव दिखाई दी। एक और स्पेस माइक्रो फाइनेंस काउंटर्स, जितने में स्पंदन स्फूर्ति, कल साटन क्रेडिट केयर जैसे काउंटर्स थे, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वहां पर स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है 10-12% की। मिड कैप में, स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन आज भी आपको दिखाई दिया। और बैंकिंग स्टॉक्स में जिन लेवल्स पर हम खुले थे वहां से इतनी स्मार्ट रिकवरी थी, ऑलमोस्ट सारे के सारे लॉस को रिकवर भी किया। जो गैप क्रिएट हुआ था बाजार ने उसे फिल किया, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं। फेड का 2 दिन का जो इवेंट है वो वॉच आउट होगा। 25 बीपीएस बहुत हद तक डिस्काउंट है कि यहाँ पर रेट हाइक आने वाला है, लेकिन शायद बाजार एंटिसिपेट कर रहा है अच्छी कमेंट्री को। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन लेवल्स के पास बाजार में शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे वो कवर भी हुए हैं। ट्रेडर्स अपनी पुट कवर करके जा रहे हैं। सो वॉच आउट करना होगा कि आज ग्लोबल मार्केट से आपको कैसे इंडिकेशंस दिखते हैं और कल हम क्या मूव देखते हैं। तो बहुत वॉचफुल करने, बहुत ही वॉच्ड आउट डे आज का जरूर रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं टाइटन के Q4 नतीजों की। नतीजे मिले जुले रहे, आय अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में कमी देखने को मिली। स्टैंड अलोन आय 7,276 करोड़ से बढ़कर 9,704 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रही। स्टैंड अलोन मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 491 करोड़ से बढ़कर 734 करोड़ रहा। एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 782 करोड़ से बढ़कर 1044 करोड़ तक पहुंचा। एबिटा मार्जिन 10.75% से बढ़कर 10.76% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहा। ज्वेलरी सेगमेंट की अगर हम आय देखें तो यहां
आय जो थी वो 6507 करोड़ से बढ़कर 8631 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंची। वॉच सेगमेंट में 622 करोड़ से आय बढ़कर 871 करोड़ पे पहुंची। आईवेयर सेगमेंट जो था वहां पर 134 करोड़ से बढ़कर आय 165 करोड़ तक पहुंची। कंपनी ने 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एचडीएफसी के नतीजों का भी अनुमान किस तरह का है, वामाक्षी इसका पूरा ब्यौरा दे रही है। जी बिल्कुल, एचडीएफसी लिमिटेड फोकस में है। हम देख रहे हैं कि डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर हम करीब 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5000 करोड़ पर नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हो सकता है। अगर मुनाफे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 3807 करोड़ का अनुमान है। 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक की उम्मीद की जा रही है। प्रोविजंस हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो गिर सकते हैं 370 करोड़ से 360 करोड़ पर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर एक बार ध्यान कर ले तो यहाँ पर हम हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीब 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,34,900 करोड़ पर आ सकते हैं। लार्जली अगर हम देखें तो ओवरऑल AUM ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो सकती है, मगर अगर हम इंडिविजुअल लोन बुक की बात करें तो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉन इंडिविजुअल जो लोन बुक है यहाँ पर 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी सुधर सकती है और इनफैक्ट जो NIMs है वो स्टेबल या तो इम्प्रूव होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो लार्जली ये थे हमारे एक्सपेक्टेशंस HDFC को लेकर, मगर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र होगी रिजल्ट्स आने पर। एक्सपेक्टेशंस क्या है, होम लोन डिमांड को लेकर, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है, और मर्जर और एसेट क्वालिटी पर कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे ट्रैक करने के लिए। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है HDFC लिमिटेड से। और चलिए अब बात करते हैं TVS मोटर्स और हीरो मोटो के नतीजों की। अनुमान बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि। TVS मोटर्स से इसलिए हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ट्रेंड और एक नंबर जो TVS मोटर्स नहीं छोड़ता है वो है उसका मार्जिन फिगर। आप कोविड देख लीजिए या फिर उसके बाद की रिकवरी, हमेशा कंपनी ने अपने 10% के मार्जिन्स कहीं ना कहीं मेंटेन किए हैं और इस बार भी 10% से ज़्यादा ही मार्जिन्स आने की उम्मीद है। पर अगर हम तिमाही दर तिमाही या फिर साल दर साल देखें तो लगभग सपाट ग्रोथ इनके मार्जिन्स पे देखने को मिलेगी। 10.1% हमारी उम्मीद है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बेंचमार्क बन गया है TVS मोटर्स के लिए, जो कि देखना है। इसके अलावा कंपनी के इस बार वॉल्यूम्स की बात करें जिसका असर इनके बाकी के नंबर्स पे भी पड़ेगा, तो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इनकी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम जो है इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही थी। जी हाँ, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसका असर इनकी आय पे अगर हम देखें तो लगभग सपाट ही देखने को मिलेगा। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो यहाँ पे 6527 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। EBITDA में भी लगभग सपाट ग्रोथ 660 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए और आखिरी में प्रॉफिट के फिगर पे 350 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। तो TVS मोटर्स कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो फैक्टर इन होती हुई नज़र आई हैं। पर आगे अगर हम देखें तो EV ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी सामने निकल कर आ रही है और एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आउटलुक है, इस पे खासी नज़र रहेगी। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला है इनकी वॉल्यूम्स में। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो मामूली सी 2% की ग्रोथ है। ऐसे ही कुछ उम्मीदें कंपनी की आय से भी लगाई जा रही हैं। 2.5% बढ़त की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही। 8230 करोड़ पे कंपनी के मार्जिन्स में सुधार आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक्स भी लिए थे, वॉल्यूम्स भी थोड़ा सा सपोर्ट करती नजर आई। जो प्रीमियम बाइक्स थी उनकी सेल्स थोड़ी बेहतर थी, तो 12.2% उम्मीद लगाई जा रही है मार्जिन फ्रंट पे। और आखिरी में मुनाफे के फिगर में 762 करोड़ हमारी उम्मीद है, जो कि तिमाही दर तिमाही करीब 7.5% की बढ़त होगी। तो दोनों ही कंपनीज के नतीजों से बहुत ज़्यादा शानदार उम्मीदें तो नहीं है, पर जी हाँ आगे की ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी रिकवरी फेज नहीं दिखाई है, आउटलुक को लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पे खासी नजर रहेगी। अब बात यूएस फेड के फैसले की। आज देर रात फेड का फैसला आने वाला है। ब्याज दरों में 0.25% इजाफे की उम्मीद है। दरों पर आउटलुक और महंगाई को लेकर फेड की क्या कमेंट्री आती है, इस पर नजर रहेगी। फेड के फैसले की पूरे एनालिसिस के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन ब्यौरा दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया की नज़र यूएस फेड के फैसले पर होगी, क्योंकि आज ब्याज दरों को लेकर आज फैसला आने वाला। देर रात ब्याज दरों पर फैसला आ गया। इंडियन समय अनुसार 11:30 से 12 के बीच में ये फैसला आ सकता है। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि
फेड 0.25% ब्याज दरें बढ़ा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बाजार की नज़र इस बात पर होगी कि फेड चेयरमैन की कमेंट्री क्या रहती है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर हो, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर हो, बैंकिंग संकट को लेकर उनकी क्या कमेंट्री रहती है, इस पर सबसे ज़्यादा बाजार की नज़र रहेगी। साथ ही आगे उनकी दिशा क्या रह सकती है, किस तरह का उनका कमेंट रह सकता है, अगली बैठक जो जून में होगी वहाँ पर किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन बाजार के हर 4 में से 1 ट्रेडर को लगता है कि जून में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, लेकिन अभी भी 75% ट्रेडर्स को का यही मानना है, उनको लगता है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव जून की बैठक में नहीं होगा। यानी राय बटी हुई है। कुल मिलाकर ये आज का जो फैसला होगा वो लगातार 10वीं बार होगा जब फेड अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन जब 11वीं बार मौका आएगा तो संभावना ये बन रही है कि वहाँ पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं हो और एक पॉज हो या फिर कटौती की भी संभावना बन रही है। देखते हैं अब फेड का फैसला किस तरह से रहता है और पूरे फाइनेंशियल मार्केट में उस पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। और वहीं कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज भी बिकवाली बढ़ती हुई नजर आई। क्या है इस गिरावट की वजह, बता रहे हैं विश्व मोहन। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो लेट मार्च के बाद सबसे निचले स्तरों पर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है, $73 तक फिसल चुका है, $70 के नीचे WTI क्रूड आ चुका है। कल भी हमने देखा था कि 5% तक की गिरावट क्रूड कीमतों में दिखी थी। आज फेड की बैठक का दूसरा दिन और आज ब्याज दरों पर फैसला आ जाएगा। साथ ही साथ ECB का भी ब्याज दरों पर फैसला आएगा और दोनों ही मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे दौर में जहां पर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, स्लो डाउन को लेकर चिंता है, ऐसे में अगर ब्याज दरें अगर बढ़ाई जाते हैं मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से तो डेफिनेटली इससे ग्लोबल डिमांड हर्ट हो सकता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ेगी। चाइना के जो अप्रैल के जो मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आए थे वो भी अनएक्सपेक्टेडली अनुमान के विपरीत काफ़ी कमज़ोर रहे थे। बाजार को अनुमान था कि चाइना से रिकवरी होगी, वो क्रूड की डिमांड को यहाँ से ड्राइव कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो नंबर्स हैं वो चौंकाने वाले थे और यही वजह है कि क्रूड कीमतों पर दबाव बना है। साथ ही एक खबर ये भी है कि ईरान में जिस तरह से सप्लाई तेज़ी से बढ़े हैं, वहाँ पर 30 लाख रोजाना बैरल के पार चला गया है जो वहाँ के रोजाना सप्लाई है, तो वो एक तरफ से सप्लाई बढ़ रही है। भले ही ओपेक प्लस का जो फैसला था कि उत्पादन बढ़ाने का 1 मई से उत्पादन घटाने का, उसके विपरीत ईरान की तरफ से सप्लाई बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ की वजह से लगातार डिमांड घटने की आशंका है, इस वजह से कच्चा तेल लगातार गिर रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $73 तक फिसल चुका है। चले बढ़ते हैं आगे। 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार की तैयारी जोरों पर है। 2025 तक 1700 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, इस एक्सक्लूसिव खबर की और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल रणनीति पर काम कर रही है। मकसद ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने के लिए सफिशिएंट इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो किया जाए। लेकिन सरकार का अपना अनुमान ये कहता है कि शुगर केन मोलासेस के जरिए सफिशिएंट इथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ताकि इस टारगेट को मीट किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए रणनीति ये तैयार की गई है कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। टारगेट ये है कि क्योंकि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2025 तक हासिल करने के लिए करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की ज़रूरत होगी, लेकिन रणनीति ये तैयार की गई है कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन के जरिए 1700 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट बैठक की, एक डेलिब्रेशन किया, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शामिल थी, शुगर कंपनीज थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, एक्सपर्ट्स भी थे, और इस बात की रणनीति तैयार की गई कि कैसे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए और इसके फोकस में मेज के जरिए जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा उसको फोकस में रखा गया है। ये रणनीति बनी कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन करने वाली जो डिस्टिलरीज हैं उनको सेपरेट तौर पर इंसेंटिव्स दी जाएगी। साथ ही साथ शुगर केन सेक्टर के तर्ज पे ग्रेन प्रोड्यूसर्स को भी इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो इससे संबंधित रणनीति जो हैं वो तैयार करें। जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सवाल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, उनसे भी ये कहा गया है कि वो एक स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो तैयार करें और इस बात पर ध्यान दें कि
अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन मेज़ के ज़रिए किया जा रहा है तो उसके लिए सेपरेट इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे। मकसद ये है कि जितना भी इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है देश के अंदर, उसका कम से कम 50% प्रोडक्शन जो है वो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल के जरिए किया जाए, ताकि शुगर केन मोलासेस के ऊपर जो निर्भरता है वो उसमें कमी लाई जाए। जी चले बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी राजनीति की बात करते हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र की सियासत की। शरद पवार के एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद आज मुंबई में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अहम बैठक की। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। बैठक कल भी एनसीपी नेताओं की चलेगी। एनसीपी नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि 2024 चुनाव तक शरद पवार ही पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालें। बैठक में शरद पवार को मनाने की कोशिश के साथ अगले एनसीपी चीफ के नाम पर भी चर्चा हुई। हालांकि खबरों के मुताबिक पलड़ा सुप्रिया सुले का भारी नजर आ रहा है। पार्टी नेता छगन भुजबल सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए एक बेहतर विकल्प बता चुके हैं। इधर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और मोदी कैबिनेट के मंत्री नारायण राणे ने शरद पवार के फैसले और एनसीपी के नए चीफ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अजित पवार त्यावेळेला मोठमोठ्याने भाषण करत होता, त्यांचा निर्णय बरोबर आहे, ते म्हणजे अजित पवारला दिलेला त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य वाटत होता, कार्यकर्त्यांना अयोग्य वाटत होता। त्याच्यात मी मध्ये हवेत समजून ज्या समजणारे राजकारण ते समजतील। पण सुप्रिया सुळे आता होत आहेत अध्यक्ष, मला माहित नाही। तेव्हा मी जे सांगितलं, मी पवार साहेबांबद्दल जी माझी भावना आहे ती व्यक्त केली, त्या भावनेचा जो काय अर्थ लावायचा तो लावा। भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा ने आज धरना स्थल पर अपनी मौजूदगी जताई। बजरंग पूनिया ने बताया कि पीटी उषा ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से कहा कि वो हमारे साथ खड़ी हैं और हमें न्याय दिलाएंगी। बता दें कि पहलवानों के धरने का आज 11वां दिन रहा। ओलंपिक में देश को पदक दिला चुकी साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट को लेकर बोला कि आप लोग खत्म कर दें या उठ जाएं। कि हमें न्याय चाहिए, हमें कोई ना तो हमारी गवर्नमेंट से कोई लड़ाई है ना हमारी किसी और से लड़ाई है, चाहे वो पार्टी है विपक्ष है, किसी के साथ हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ कुश्ती के लिए बैठे हैं। अगर कुश्ती में सब कुछ ठीक हो जाएगा जो एलिगेशन। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने चक्रवाती तूफान को लेकर नया अपडेट दिया है। आईएमडी ने कहा है कि 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने के आसार हैं और इसके चलते अगले 48 घंटे में कम वायु दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है और इससे तूफान की आशंका देश के कई हिस्सों में, खासतौर पर पूर्वी भारत में होगी। साल 2023 के पहले चक्रवाती तूफान के मई में होने की आशंका जताई गई है। वहीं पूर्वानुमान के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। 7 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो सकता है, जिसके प्रभाव में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और इसका आसपास एरिया जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और सी एरिया, उसमें स्क्वाली वेदर यानी बारिश के साथ तेज हवा चल सकता है और हवा का रफ्तार यही हो सकता है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 8 तारीख को ये डिप्रेशन होगा फिर इसका विंड स्पीड बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब 9 तारीख को साइक्लोन होगा इसका विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसीलिए जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल मेन टारगेट है अभी 7 तारीख से शुरू करके और धीरे धीरे ये 9 तारीख को सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे पहुंचेगा। और दिल्ली में इन दिनों झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंधी के दौरान हवाओं की स्पीड ज्यादा रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 मई के बाद मौसम साफ होना शुरू होगा। केवल दिल्ली नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में जमकर बारिश हुई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।